नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आपकी परीक्षा में जैसे आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का वैसे तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जिनकी जैसे आपका जो भी पेपर आपका ऐसे जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि जिसका पेपर लिखित होने वाला है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अवेलेबल करवा दी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बहरहाल ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों टाइप के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि इसमें मैं समझा करके बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली और भी विश्वविद्यालय जैसे कि आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, इसके अलावा आपका सहारनपुर विश्वविद्यालय यानी आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं। वैसे मां शाकुंभरी का ऑब्जेक्टिव होगा, एमजीपीआरयू का ऑब्जेक्टिव होगा, सिद्धार्थ का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कानपुर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ऑब्जेक्टिव, एमजीपीआरयू बरेली का ऑब्जेक्टिव, डीडीयू का ऑब्जेक्टिव, इन सभी का ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी एक प्रकार से लगातार क्लासेस हो ही रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों की लगातार डिमांड थी और लगातार कमेंट्स आपके आ रहे थे कि गुरुजी पॉलिटिकल साइंस की अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो बनाए। इससे पहले एक लेक्चर मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, जिसको आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, वो इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 से संबंधित होंगे, यानी सभी इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस है। और पिछले 2 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं वो क्वेश्चंस आखिरकार हैं कौन कौन से, जिनके बारे में मैं इतने देर से जो है बता रहा हूं। चलिए, आपको क्या पढ़ना होता है बीए के सेकंड सेमेस्टर में? पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, तो वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं एक प्रकार से एक मॉडल पेपर, एक रिवीजन क्लास दे दूंगा 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप उसको देख लीजिएगा, बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरी में एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है अपने आप में। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहां पर है? अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, कैसी होती समझते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रभाव व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है, यानी संसद जो होती है एकदम अलग होती है। व्यवस्थापिका माने संसद, कार्यपालिका माने जो मंत्री परिषद वगैरह है, वो सब कार्यपालिका में आते हैं, तो वो बिल्कुल अलग होती है। और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी कि जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो संसद में जाकर के उत्तरदायी नहीं होता कि संसद में जाकर के बहस करोगे तो उत्तर देगा, नहीं। ठीक है, डॉक्टर गार्नर एक प्रकार से बड़े अच्छे विद्वान हैं राजनीति शास्त्र के। इन्होंने कहा कि अध्यक्षात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष जो होता है, उसके मंत्री अपने समय के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं, यानी कि उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? ब्राजील, अमेरिका और लैटिन अमेरिका, लैटिन माने दक्षिणी अमेरिका, तो ब्राजील, अमेरिका और लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका राज्यों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। आप जैसे अमेरिका की शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, आप जान जाइए किस तरीके के वहां पर व्यवस्था होती है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्नवत है, विशेषताएं भी पूछी जा सकती है, तो लिख लीजिएगा। इसकी शासन की, अध्यक्षात्मक शासन की निम्न विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता भैया, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी कि 4 साल के लिए किया जाता है। अमेरिका में आप देखेंगे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये समय सीमा कुछ भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली अमेरिका जो एक अध्यक्षात्मक शासन का सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां पर 4 साल के एक प्रकार से चुनाव होता है। दूसरी विशेषता, इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी संसद और कार्यपालिका जो कानून को बनाती, मतलब कि जो एक प्रकार से उसको लागू करवाती है, मंत्री वगैरह जो होते हैं वो सब एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, यानी व्यवस्थापिका अपने काम को करेगी, कार्यपालिका अपने काम के करेगी, दोनों एक दूसरे के मामले में डिबेट नहीं करेंगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरी विशेषता यह है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन के समान नाम मात्र की
एवं वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है। ठीक है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे भारत में क्या है कि एक जो राष्ट्रपति होता है वह एक प्रकार से उसका कोई उतना मतलब नहीं होता है, बस केवल नाम मात्र का होता है, बाकी सारा काम प्रधानमंत्री संभालता है। लेकिन वहां पर क्या है, जो राष्ट्र का मुखिया है वही देश का मुखिया है, वही सरकार का मुखिया है, उसमें कोई अलग नहीं होता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे अपने यहाँ पर मोदी जी हैं और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो दोनों का एक प्रकार से अपना अलग अलग काम है, लेकिन मुर्मू जी मोदी जी के ही एक प्रकार से सलाह पर या उन्हीं के निर्देशों पर आगे बढ़ती हैं, या उन्हीं के लिए एक प्रकार से बेसिकली आप देखते हैं टकराव नहीं होता दोनों की स्थितियों में, क्योंकि राष्ट्रपति वही बनता है जो संसद में जिसका बहुमत का एक प्रकार से नेता जो चाहता वही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो ये रहा भैया अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जो प्रश्न परीक्षा में आने वाला है आपके। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेटा, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, एकात्मक सरकार की परिभाषा दीजिए। एकात्मक सरकार क्या है? देखिए अभी तक आपने समझा अध्यक्षात्मक सरकार, आप समझेंगे एकात्मक सरकार। एकात्मक शासन वह शासन या सरकार होता है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान के अनुसार केंद्र में निहित होती है। यानी केंद्र में मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कि राज्यों में नहीं बटा होता है, राज्यों के पास शक्तियां नहीं होती है, सभी राज्य जो होते हैं केंद्र में चिपके होते हैं, केंद्र में सभी राज्यों की शक्तियां विद्यमान रहती हैं। यानी और विविध स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं, यानी केंद्रीय सरकार ही यहाँ पर पावरफुल होती है। जैसे भारत में आप देखेंगे एकात्मक होते हुए भी ये संघात्मक है, यानी भारत राज्यों का संघ है। अब राज्य जो है उत्तर प्रदेश या मणिपुर या असम अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रकार से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, केंद्र के अधीन ही रहेंगे, कितना भी छटक ले कोई भी राज्य हो। ठीक है, केंद्र के ही एक प्रकार शक्तियों से वो शक्ति पाएंगे। इस तरीके से होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन एकात्मक होते हुए भी भारत जो है एक संघात्मक है, इसीलिए भारत को ना तो एकात्मक ना तो संघात्मक, भारत को क्या कहते हैं, अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में दोनों की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन किसे कहते हैं? देखिए फाइनर कहते हैं कि संघीय राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार तथा शक्ति, यानी कि जो अधिकार होता है, राइट्स होते हैं वो, और जो पावर होता है उन सभी का भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है, यानी कि अलग अलग भागों में बटा होता है। दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय के द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाता है। अर्थात संघात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें राज्य शक्ति केंद्रीय अर्थात संघ की सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच में बटी हुई होती है। कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार, कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, क्लियर। और भारत में ये भी गुण विद्यमान है, संघात्मक वाले भी और एकात्मक वाले भी, इसीलिए भारत जो है अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था का एक बढ़िया नमूना कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या होते हैं? राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? देखिए पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो राजनीतिक दल वे दल होते हैं या वे लोगों का संगठन, ऐसा लोगों का संगठन जो कि एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके, किसी एक विचारधारा को केंद्र में रख करके उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए और सरकार को बनाने के लिए बनाया गया संगठन जो है वही राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती है। उसको मान्यता भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिलवाना पड़ता है, तभी वह अच्छा, ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। क्लियर। राजनीतिक दलों के निर्माण व आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को दल जो कार्य करते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ कार्य इसके निम्नलिखित हैं। आइए पहला कार्य देखते हैं राजनीतिक दल का क्या कार्य है। यहाँ पर कार्य कर लें। देखिए राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी जनता का समर्थन करने के लिए अपनी योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ताकि हमको जनता का समर्थन मिले। इसीलिए हर पार्टी जो होती है अपने जो योजनाएं होती है, अपने प्लान जो होती है, उनको एक प्रकार से गाड़ी पर मैप को एक लगवा करके बताते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, वो कहेंगे हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे। उनका प्लान होता है। तो अपने प्लान के माध्यम से वो क्या करते हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि ताकि जनता हमको वोट दे और हम अपनी सरकार बना सकें। तो पहली विशेषता या पहला एक प्रकार से उसका कार्य। दूसरा काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, सरकार का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करते हैं और ये लोग अपने दल से ही मंत्री नियुक्त करते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, सरकार बनाने के लिए क्या करती हैं, अपने एक प्रकार से बहुमत का निर्माण करती हैं ताकि उनके सांसद ज्यादा जीते
और ऐसे में जब सांसद उनके ज्यादा हो जाते तो वो सोचते हैं हमारी पार्टी का एक प्रकार से व्यक्ति मंत्री बने, और जब मंत्री बन जाएगा तो कि वो कार्यपालिका का सदस्य होगा। अब तो चूंकि मंत्री बन जाएगा तो मंत्री उस क्षेत्र का वो अपना काम करेगा अपने हिसाब से, तो इससे फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये भी काम उसी का होता है। तीसरा काम राजनीतिक पार्टी का ये होता है कि चुनाव में यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह दल प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि इस समय कांग्रेस की जो पार्टी है वो एक प्रकार से उसको बहुमत नहीं मिला है तो वो भाजपा के विरोध में रहती है, यानी कि वो एक प्रकार से विपक्ष की पार्टी मान सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ही चुनाव की सार्थकता राजनीतिक दलों से ही प्रकट होती है। चुनाव के समय वे अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं पार्टियां, ठीक है, अपना मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, घोषणा पत्र की हमको क्या क्या करना है, हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें वो तैयार करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज ही डिसाइड करती हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता स्थापित करती है। ठीक है, यानी जनता और सरकार के बीच में एक प्रकार से पुल का काम, एक कड़ी का काम कौन करती है, यही एक प्रकार से राजनीतिक दल करते हैं। जनता की समस्याओं को वे सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत करवाते हैं कि सरकार किस मुद्दे को कब एक प्रकार से सामने लाएगी। इसके लिए एक प्रकार से राजनीतिक पार्टी के लोग ही जनता की समस्याओं को सरकार तक और सरकार की जो स्थिति होती है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए एक कड़ी का काम या एक पुल का काम करते हैं। छठा कार्य यह है कि राजनीतिक दलों के प्रचार से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है, यानी कि पॉलिटिकल जो एक प्रकार से अवेयरनेस है वो राजनीतिक पार्टियों की वजह से जनता में डेवलप होती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रकार से क्या होता है, ये महत्व भी कह सकते हैं, ये कार्य भी कह सकते हैं, ठीक है, ये उद्देश्य भी कह सकते हैं। कुछ भी पूछिए आप इन चीजों को याद रखेंगे तो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इन सभी की पीडीएफ प्राप्त करनी है, इससे पहले वाले मॉडल पेपर की, 2024 के मॉडल पेपर की और ये इस मॉडल पेपर की, ये तीन मॉडल पेपर की पीडीएफ आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखे जो आंसर होंगे वो भी आंसर आपकी बार टिक करके दिए जाएंगे आपको। तो सभी की व्यवस्था कर दी, क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, मात्र 100 रुपए फीस में 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है आपके लिए, ठीक है। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको क्या मिलेगा, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट यानी 3 मेजर सब्जेक्ट आपके, एक माइनर का वैसे होगा नहीं सेकंड सेमेस्टर में, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट जिसमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ, किसी भी मानव मूल पर्यावरण अध्ययन, किसी में फिजिकल एजुकेशन नहीं होगा, जो भी शामिल होगा वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी अभी कितने में हो जाएगी, मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जो बच्चे हमारे ऐसा चाहते हैं कि हमारा तो पेपर अभी हो रहा है या पेपर हमारा एक प्रकार से बहुत नजदीक आ गया है और हमको अब 3rd सेमेस्टर में भी ज्वाइन होना है, तो 2nd और 3rd दोनों में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर चालू कर दिया गया है। 2nd एंड 3rd सेमेस्टर, चूंकि 3rd सेमेस्टर जैसे ही 2nd सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न होती है तुरंत आपकी 3rd सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ करवा दी जाएगी और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके चैप्टर्स भी क्लास आपके लगवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट चीजों की, और सब कुछ आपको मिलेगा। लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जो कुछ प्राइवेट क्लासेस होंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का एक साथ अगर अभी आप लेते हैं तुरंत, ठीक है, तो आपके लिए मात्र 150 रुपीज ही लगेगा, यानी कि 150 रुपए में आप फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों का एक साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो अभी आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा और आपको एक प्रकार से जोड़ने का काम किया जाएगा जैसे ही क्लास शुरू होती है। अभी सेंड कर देंगे 150 रुपए, तो आपका 2nd सेमेस्टर का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद में आपको चिन्हित कर दिया जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपको मात्र एक प्रकार से 150 रुपए में 3rd सेमेस्टर पूरा 6 महीने की फीस आपकी उसी में हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाद में फिर से सोचते हैं कि हम बाद में नहीं, अभी 2nd सेमेस्टर का पढ़ लें और 3rd सेमेस्टर के बाद में ज्वाइन करेंगे, तो फिर बाद में 3rd सेमेस्टर की कोर्स जब ज्वाइन करेंगे तो भी आपके लिए 100 रुपए ही लगेंगे, ठीक है। तो आपका फिर 50 रुपए ज्यादा मतलब 50 रुपए आपका जो अभी छूट चल रहा है वो छूट नहीं मिलेगा जब बाद में जुड़ेंगे। यानी एक साथ लेने पर आपके लिए 50 रुपए की छूट है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र एक प्रकार से 100 रुपए फीस में 2nd सेमेस्टर का, और अगर 3rd सेमेस्टर का ज्वाइन करेंगे तो 100 रुपए फीस उसकी भी लगेगी। लेकिन दोनों का एक साथ अभी लेंगे तो आपके लिए मात्र 150 रुपए फीस रखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, आपको ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा और लिखित का भी मिलेगा, दोनों टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो चाहे प्रोफेसर रज्जू भैया हो, कोई भी विश्वविद्यालय आपके हो, सभी का सिलेबस सेम है, तो बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके जैसे शुरुआत में मैंने आपको नाम बता दिया, डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गई, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी,
मासा कुंभरी, सुहेल देव यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, और इसके अलावा एमजे आर्य बरेली, ठीक है। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, सहारनपुर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे ही आप देखते हैं तमाम सारे विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग जुड़ना चाहें और जुड़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सभी के लिए लेक्चर है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आ चुका, दबाव समूहों की भूमिका के निर्धारक तत्व बताएं। देखिए दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह को अंग्रेजी में प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, यानी ऐसे समूह, ऐसे लोगों का संगठन जो कि राजनीतिक पार्टियों पर या सरकार पर दबाव बनाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, उसको दबाव समूह कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है, जैसे किसान का यूनियन, जैसे आरएसएस, जैसे मुसलमानों का जो संगठन है वो, ठीक है। ये तमाम प्रकार के ऐसे संगठन होते हैं जो कि जनता के प्रिय होते हैं और जनता में इनकी एक प्रकार से अच्छी खासी पकड़ होती है और ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीति में खुद भाग नहीं लेते, ये चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव को प्रभावित जरूर करते हैं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं इनके एक प्रकार से पास जाकर के बनी रहती, ताकि जो है इनकी जनता से कनेक्टिविटी राजनीतिक पार्टियों से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन ये चुनाव लड़ते नहीं है, ये किसी मुद्दे को लेकर के अपनी डिमांड रखते हैं सरकार के समक्ष, ठीक है, उसको मनवाते हैं, आप जनता की बातों तक सरकार को पहुंचाते हैं। तो दबाव समूह सर्वव्यापक है, परंतु विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में उनकी प्रभावशीलता और भूमिका में अंतर दिखाई पड़ता है। दबाव समूहों की भूमिका के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तियों को जहां लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, दबाव समूह खुले रूप में और अधिक सक्रियता के साथ काम करते हैं। दबाव समूहों की भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन का स्वरूप अध्यक्षात्मक है अथवा संसदात्मक है, ठीक है। अगर अध्यक्षात्मक है या संसदात्मक है तो दोनों ही स्थितियों में अलग अलग टाइप की एक प्रकार से दबाव समूह काम करेंगे। दूसरी बात, सामाजिक स्थिति और राज्य संस्कृति दबाव समूहों के क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल होते हैं। तो दबाव समूह की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दबाव समूह से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। दबाव समूह यही सब होते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन आपका हो रहा है, ये महासंग्राम महामैराथन रिवीजन क्लास, इसके माध्यम से आपको हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ चीजें बता दी जाएंगी जो कि आपको बना करके लिखने के लिए भी तैयार कर देंगी, ठीक है। आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप ये वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो और देख लीजिएगा, आपका काम होने वाला है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के कारण बताएं। ह्रास माने होता है कमी, ठीक है। तो व्यवस्थापिका यानी जो संसद है, जो कानून को बनाती है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, उनमें कमी क्यों आती है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसके पीछे कई कारण है। देखिए इसका कारण ये है, देखिए पहला कारण कल्याणकारी कार्य, क्योंकि विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी कार्यों के महत्व में तीव्रता से वृद्धि होती जा रही है। हर एक राज्य जो है अपनी जनता को सुखी देखना चाहता है, उनका कल्याण करना चाहता है। इसके संपादन का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो कार्यपालिका पर ही निर्भर हो जाता है, ठीक है। इस कारण से उसके प्रभाव में वृद्धि होती जा रही है। और चूंकि कार्यपालिका मंत्री परिषद के लोग होते हैं, संसद के लोग, संसद में जो लोग होते हैं वही कुछ लोग नामित करके मंत्री परिषद बनाते हैं जो कार्यपालिका में होते हैं, और वही मंत्री जो है तमाम प्रकार की चीजें, जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी काम करने वाले हैं या मंत्री वगैरह, ये सब आपके कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो कार्यपालिका जनता के बीच में ज्यादा रहती है और जो व्यवस्थापिका के लोग हैं वो कम रहते हैं। इस वजह से कार्यपालिका चूंकि जनता के बीच ज्यादा रहती है, जनता का काम भी करवाती है, जनता उसको ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वही व्यवस्थापिका नेता मंत्री को कम लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कार्यपालिका में वृद्धि होती जा रही है, कार्यपालिका के एक प्रकार से प्रासंगिकता में, और इसके जो है कमी आती जा रही है व्यवस्थापिका की। दूसरी बात, दलीय स्थिति। कार्यपालिका में सम्मिलित लोगों की दलीय स्थिति विधायिका के सदस्यों से अपेक्षाकृत अधिक और श्रेष्ठ और प्रभावशाली होती है। सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों में वह प्रभावशाली नेता होता है जिसके प्रभाव और व्यक्तित्व की वजह से कार्यपालिका के प्रभाव में वृद्धि और विधायिका के प्रभाव में ह्रास होता है। यानी कि कार्यपालिका की वृद्धि के दौरान ही उसमें कमी आ जाती है, मतलब इसमें व्यवस्थापिका में। कार्यपालिका की शासनिक स्थिति, देखिए शासन के संचालन का पूर्ण अधिकार कार्यपालिका का होता है। विधायिका के सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें प्रभावित करने में जो सदस्य जितना अधिक सफल रहता है उसे उतना ही सफलता प्राप्त होती है। कार्यपालिका की इस प्रशासनिक स्थिति की वजह से
उसके प्रभाव में वृद्धि तथा विधायिका के प्रभाव में ह्रास दिखाई पड़ता है, मतलब होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कार्यपालिका में वृद्धि और जो है इसमें ह्रास दिखता है। इसके कई कारण हैं, ये कारण आपके समक्ष लिख दिया मैंने, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र है या स्वतंत्रता क्यों जरूरी है उसके लिए? देखिए, इससे पहले इसका पहला आशय यह है कि इसे शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में होना चाहिए, अर्थात इसे किसी दूसरे के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका, चूंकि न्याय जो होता है वो सबको चाहिए होता है, और जब एक प्रकार से लोगों को लगेगा कि एक बिना दबाव के न्याय होता है न्यायपालिका में, तो न्याय पर विश्वास होगा, लोग न्यायालय में न्याय मांगने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर दबाव में, सरकार के दबाव में काम करेगी न्यायपालिका, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात, इसको स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसे विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, यानी संसद या फिर एक प्रकार से जो काम कार्यपालिका है, मंत्री वगैरह है, इनके कहने से कुछ नहीं करना चाहिए, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका इसके निर्णयों को किसी भी रूप में प्रभावित करने की स्थिति में ना हो। इसका तीसरा अर्थ ये होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, कि न्यायाधीश निर्णय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करके निर्णय करें और पूर्णतः स्वतंत्र होकर के निर्णय करें, किसी का कोई दबाव, किसी के प्रति पक्षपात या पक्षपात या झुकाव ना हो, तटस्थता के साथ अपने निर्णय दें। ठीक है, उन्हें निष्पक्ष और भयभीत रहने की समस्त परिस्थितियां विद्यमान एक प्रकार से हो, ताकि एक प्रकार से वो न्यायपालिका के जो जज है वो एक प्रकार से डरे ना, भयभीत ना हो। ठीक है, निष्पक्ष न्याय कर सके, निष्पक्ष और भयभीत रहने की समस्त गतिविधियां, समस्त परिस्थितियां विद्यमान हो, ताकि वो निष्पक्ष और बिना एक प्रकार से डर के निर्णय ले सके। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय नहीं है कि वह संविधान और विधियों से मुक्त हो, यानी कि संविधान के दायरे से भी ऊपर उठ जाए, ऐसा नहीं। संविधान के दायरे में रह करके काम करे, अर्थात उसे उनके उल्लंघन की छूट एक प्रकार से हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यानी छूट नहीं होनी चाहिए। यानी संविधान में जो बातें लिखी, संविधान के दायरे में रह करके उसको न्याय देना होगा, जो कानून में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही देना होगा। ऐसा नहीं जज का जो मतलब होगा वो कर देगा, जो मन होगा। एक दायरे में रखकर काम करना। तीसरी बात, इस बात पर दबाव समूहों का प्रभाव निर्भर करता है कि राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। कुछ दलों का आधार इतना संकुचित और सीमित होता है कि वे दबाव समूहों के ही रूप में कार्य करते हैं, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दबाव समूह के रूप में ही काम करती, तो ऐसे में उनका प्रभाव उतना नहीं होता है। लेकिन जब किसी बड़े, जैसे कि आप देखते हैं जब सरकार एकदम से पूर्ण बहुमत में होती, तो न्यायपालिका भी उनके कहीं ना कहीं इशारों पर थोड़ा बहुत चल जाती है। किसी किसी देश में आपको देखने को मिल सकता है। दबाव समूह लंबे समय से चले आ रहे हैं और उनके पास क्षमता, वित्तीय साधन, संगठन और जो है सहयोगी नेता भी हैं। ये कई सारी चीजें हैं जो कि एक प्रकार से इसको आगे बढ़ाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है भैया, प्रश्न है संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निराकरण के उपाय बताइए। देखिए, संविधानवाद क्या होता है? संविधान की विचारधारा है, संविधान में जो बातें लिखी उसके अकॉर्डिंग काम करना ही संविधानवाद होता है। ये कई उपाय हैं जो कि उसके मार्ग में तमाम बाधाएं लाते हैं उनके निराकरण के लिए। पहली बात तो जन समुदाय को संतोष। देखिए, राज्य उन जन समुदायों को संतुष्ट करे जिसके सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उस पर सौंपा गया है। यानी कि सबसे पहली बात है, राज्य यानी देश जो है ये जाने कि हमको जनता के लिए क्या करना है, वो सारे दायित्व वो सारे कार्य अपना पूरा करे। दूसरी बात, प्रभु सत्तात्मक परिशक्तियों का प्रयोग करे अराजकता की स्थिति में से बचने के लिए। यानी ऐसी स्थिति में जब अराजकता फैल जाए, जब राजा की बातों को जनता ना माने, या ऐसा क्षेत्र जब राजा ही ना हो, कोई सरकार ही ना हो, तो ऐसी स्थिति बचने के लिए राज्य प्रभु सत्तात्मक शक्तियां अपने पास रखे, क्योंकि ऐसा समाज जो अपने अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मनमानी करने देता है, समाज नहीं बल्कि अराजक जन समूह माना जाता है, तो ये भी एक होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की अछूतता। नागरिक समूह को यह विश्वास दिलाना चाहिए सभी नागरिकों को कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार यानी उनके जो पर्सनल जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको इसके द्वारा आवश्यक रूप से क्षति नहीं पहुंचेगी, किसी भी कानून से उनको क्षति नहीं पहुंचने वाली है। इसके अलावा एकात्मक राज्यों में सुधार हो। एकात्मक राज्यों में व्यवहारिक रूप से प्रभुसत्ता के व्यवहारिक विभाजन के उद्देश्य से कुछ सुधार किए जाए। इससे ना तो संपूर्ण देश में स्थित एकमात्र विद्यमान विधानमंडल की विभिन्न इकाइयों में अत्यधिक दूर पड़ेंगे और ना ही विधानमंडल पर कार्य का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि जनता अपने प्रतिनिधियों की कार्रवाइयों में रुचि लेने में उदासीन हो जाए, अथवा विधानमंडल का उन क्षेत्रों से संपर्क टूट जाए जिनका की यह प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि संविधानवाद ये विचारधारा तभी एक प्रकार से सक्सेस हो पाएगी जब जनता को लगेगा कि ये हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए अच्छी है और हमारे लिए ही बनाई गई है।
इसीलिए भारतीय संविधान सबसे पहले यही कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, ठीक है, और तमाम प्रकार के न्याय, तमाम प्रकार की स्वतंत्रता, समानता की बात करते हैं। ठीक है। तो पांचवी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप, एक इंटरनेशनल ड्राफ्ट होना चाहिए। संवैधानिक लोकतंत्र प्रभावशाली रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं कर सकता। संविधानवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय नमूना विश्व के उस समस्त भाग के लिए बनता जा रहा है जिसका कि शासन लोकतंत्रीय रूप से होता जा रहा है। तो लोकतंत्र आप देखते हैं सभी जगह फैला हुआ है। संविधान ये एक प्रकार आपके अधिकार की रक्षा, आपको न्याय, आपको समानता, आपको स्वतंत्रता प्रदान करे, तब वो संविधान अच्छा होता है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली क्या है। देखिए, ये प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बेसिकली होती है। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा प्रत्येक समुदाय और संस्था को उसकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इस पद्धति को अपनाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदाता को उतनी ही संख्या में मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार चुने जाते हैं। इस प्रकार के चुनाव के अंतर्गत उन उम्मीदवारों को विजयी समझा जाता है जिन्हें अपेक्षाकृत बहुमत नहीं वरन मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन चुनाव कोटा प्राप्त हो जाता है। इस प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सूची प्रणाली लिस्ट सिस्टम पद्धति को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, जैसे आप देखते हैं संसद के दोनों सदन जो होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य जो जिनका चुनाव हुआ है, ठीक है, और आपके राज्य के विधानमंडल से जो एक प्रकार से जो विधान परिषद मतलब की जो विधानसभा है वहां से एक प्रकार से जो निर्वाचित सदस्य उनके वोट देते हैं वो राष्ट्रपति को। ठीक है। ये यहाँ पर राष्ट्रपति का वोट जो होता है, जो जोड़ देते हैं वो सांसद विधायक लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, पृथक निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। पृथक माने अलग, निर्वाचन माने चुनाव की, और प्रणाली माने सिस्टम। तो एक पृथक निर्वाचन प्रणाली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र मजहब या संप्रदाय के आधार पर बनाए जाते हैं। भारत में नवीन संविधान लागू होने से पूर्व इसी प्रणाली को अपनाया जाता था। पृथक निर्वाचन प्रणाली जैसे कि धर्म के आधार पर मुस्लिम, हिंदू इस तरीके से बांट करके दिया जाए। इस पद्धति के द्वारा विभिन्न संप्रदायों को मानने वालों में पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते थे और एक संप्रदाय के व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अपने संप्रदाय में से कर सकते थे। इस प्रकार मुसलमान, ईसाई, सिख आदि विभिन्न संप्रदायों के अलग अलग निर्वाचन यानी चुनाव के क्षेत्र थे। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1909 का अधिनियम बना करके मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार दिया था। इसी प्रकार 1919 में सिखों को तथा हरिजनों को अपने प्रतिनिधि पृथक रूप से यानी अलग रूप से चुनने का अधिकार दिया। इस प्रणाली में मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशी ही खड़े हो सकते थे और हिंदू नहीं खड़े हो सकते थे। उनके केवल मुसलमान ही मत दे सकते थे यानी हिंदू नहीं दे सकते थे। वोट डालने का अधिकार और वोट लेने का अधिकार दोनों मुसलमानों को था। इसमें कई गंभीर दोष दिखाई पड़ते थे। इसे राष्ट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात होता था तथा धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष प्रबल होता था। और अंग्रेज लोग यही चाहते थे कि भाई जब हम इनको लड़ाएंगे आपस में, हिंदू मुस्लिम करेंगे, तभी हमारा आगे का काम बढ़ेगा और इसी मुद्दों में लोग फंसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे की नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यही सब चीजें हैं, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, मताधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। मताधिकार, मत माने होता है वोट, अधिकार माने वोट डालने का, यानी वोट डालने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट डालने का अधिकार वो एक प्रकार से मिल जाता है। ठीक है। मताधिकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, मत और अधिकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मत देने या राय प्रकट करने का अधिकार या अपना वोट देने का अधिकार। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र राज्यों में साधारणतः नागरिकों को विचार, लेखन और भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करके या छूट दी जाती है कि वह किसी भी मुद्दे पर किसी भी समस्या के संबंध में नागरिकों के द्वारा प्रकट किया जाने वाला मत राज्य के द्वारा स्वीकार कर भी लिया जाता है और नहीं भी किया जा सकता है। ये एक प्रकार से मताधिकार होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन। प्रश्न भैया, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की दार्शनिक पद्धति को समझाइए। बताएं दार्शनिक पद्धति क्या है। बताएं भाई, दार्शनिक पद्धति, फिलोसॉफिकल मेथड।
अब तक जिन पद्धतियों का हमने अध्ययन किया है वे आगमनात्मक पद्धति थी, इंडक्टिव मेथड। आगमनात्मक पद्धति में यथार्थ जगत से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिसको आप देखते हैं जो वास्तविक जगत है उनसे हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उन पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करते हैं, उन आंकड़ों पर या उन तथ्यों पर विचार करते हैं, उन पर विश्लेषण करते हैं उनका, जो हमको प्राप्त होता डाटा, ठीक है, और निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये निष्कर्ष ही सामान्य नियम या सिद्धांत कहलाते हैं, इसीलिए इसको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, आगमनात्मक पद्धति। इस पद्धति में कार्य कारण में संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कोई भी काम क्यों हुआ है और उसका क्या कारण है, इसमें हम संबंध स्थापित कर पाते हैं। इसके विपरीत दूसरी पद्धति होती है निगमनात्मक पद्धति, ठीक है। आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, कोई मुद्दा पहले से प्रकृति में विद्यमान है, यथार्थ जगत है, तो उन चीजों से एक प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका जो है आगमन, जो पहले से चीजें हैं विद्यमान, उन पर हम रिसर्च करते हैं, उनसे एक सिद्धांत बनाते हैं। लेकिन आगमनात्मक पद्धति जो मतलब जो निगमनात्मक पद्धति, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बनाते हैं चीजों को। जैसे आपने सुना होगा सूत्र का हम निगमन करते हैं, निगमन माने सूत्र को बनाते हैं। निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, इसमें प्रथम आदर्श सिद्धांतों की स्थापना होती है। पहली बार हम इसमें सिद्धांत की स्थापना करते किसी, फिर उसके बाद में उन सिद्धांतों पर चलने के लिए कहा जाता है कि भाई इस सिद्धांत पर हमको आगे बढ़ना है। इस प्रकार आगमन पद्धति यथार्थ से आदर्श की ओर चलती है, ठीक है। यानी यथार्थ से आदर्श की ओर कौन सी पद्धति, आगमनात्मक पद्धति यथार्थ से आपको आदर्श की ओर ले जाती है, जबकि निगमनात्मक पद्धति आदर्श से यथार्थ की ओर ले जाती है। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक पद्धति है। कैसी है, निगमनात्मक पद्धति, यानी कि ये आदर्श से यथार्थ की ओर हमको ले जाती है, यानी सिद्धांतों पर चलने के लिए कहती है, या आदर्श से यथार्थ की ओर चलने को कहती है। इस पद्धति में दार्शनिक ऐसे आदर्श सिद्धांतों की स्थापना करता है जो उसकी दृष्टि से जनता के लिए हितकारी होता है। तत्पश्चात उन आदर्श सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की क्रियाकलापों की व्याख्या भी करता है। ये सिद्धांत मूलतः काल्पनिक होते हैं और दार्शनिक की अपनी आदर्श मान्यताओं के आधार पर निर्मित होते हैं। दार्शनिक अपने इन आदर्श सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही सत्य और स्वयं सिद्ध मान करके उन विचारों को एक प्रकार से आगे बढ़ाता है और उन पर खुद भी चलता है। इसमें सबसे बड़ा दोष होता है कि ये सिद्धांत पूर्व प्रयोग या परीक्षण के द्वारा स्थिर नहीं किए जाते हैं, परंतु दार्शनिक के अपने चिंतन मनन और कल्पना का परिणाम होते हैं। इसमें कोई सत्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि दार्शनिक के अपने विचार हैं, ठीक है, और अपने उसके एक प्रकार से चीजें होती हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न व्यवहारवादी अध्ययन की सीमाओं की विवेचना कीजिए। देखिए, व्यवहारवादी जो अध्ययन है राजनीति विज्ञान का, राजनीति विज्ञान बेसिकली एक प्रकार से मानव व्यवहार का अध्ययन कर सकता है, बिल्कुल करता है, उसमें कोई दो राय नहीं, व्यवहार में परिवर्तन भी होता रहता है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति आजकल राजनीति शास्त्र में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, होती भी जा रही है, किंतु इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनकी ओर प्रोफेसर सिबली नाम के विद्वान ने संकेत किया, बताया कि भाई क्या सीमाएं हो सकती हैं, क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं इसके। पहली सीमा, व्यवहारवादी अध्ययन के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणियां, यानी जो भविष्यवाणी हम करते हैं व्यवहारवादी उपागम के द्वारा, वो एक प्रकार से शुद्ध वैज्ञानिक नहीं होती, यानी उसमें कमियां होती हैं, उसमें त्रुटियां भी होती हैं इन भविष्यवाणियों में, परंतु किंतु यदि तमाम प्रकार के ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं जो वैज्ञानिकता में शंका पैदा करते हैं, इस वजह से ये वैज्ञानिक पूर्ण नहीं होती है। दूसरी बात, व्यवहारवादी अध्ययन का श्रेय सीमित होता है, वह केवल वर्तमान मानव व्यवहार क्या है, क्यों है, इसी का अध्ययन करता है। भूतकाल में वह कैसा था और क्यों था, भविष्य में वो कैसा है और क्यों होगा, या कैसा होगा या कैसा होना चाहिए, इसका उत्तर नहीं देगा, ठीक है। यानी व्यवहारवादी उपागम बस केवल वर्तमान में ही जीता है, भविष्य और भूत की बात नहीं करता। व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक प्रयास इसमें अधिक सहायता प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहास और राजनीति दर्शन की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। व्यवहारवादी मानव जीवन के यथार्थ व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, जो यथार्थ व्यवहार उन्हीं का अध्ययन करते हैं, आदर्श का अध्ययन नहीं करते, इसीलिए वे आदर्श निरूपण अथवा नीति निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं। नीति निर्माण में जीवन मूल्यों के विभिन्न विकल्पों में से एक को ही चुना जाता है, जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के विरुद्ध होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीति शास्त्र और इतिहास का संबंध बताइए। देखिए राजनीति शास्त्र और इतिहास यानी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का बड़ा जबरदस्त संबंध है। ठीक है, आपस में घनिष्ठ संबंध है। राजनीति शास्त्र मनुष्य के राज्य संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इतिहास जो होता है मनुष्य के समग्र भूतकालीन जीवन का अध्ययन करता है, यानी कि जो इतिहास होता है मनुष्य का जो जीवन बीत गया है उन सभी जीवन का अध्ययन इतिहास होता है। ठीक है, इतिहास में विगत काल की राजनीति होती है, यानी जो बीत गई राजनीति उसको हम, इसीलिए आप जब इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजनीतिक इतिहास आप पढ़ते हैं। तो राजनीतिक इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर, यानी कुल मिलाकर के कहें तो इतिहास में जो बीत गया काल है उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कला संबंधी परिस्थितियां होती हैं, उनके कारण, घटनाएं, उनके परिणाम, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इतिहास मनुष्य के राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन करता है। अतः दोनों शास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, यानी जो एक प्रकार से वर्तमान में चल रहा राजनीति है वही एक प्रकार से भविष्य का इतिहास होगा, यानी जो आज चल रहा है राजनीति में वही एक प्रकार से आज के 20 साल बाद या 100 साल के बाद में आज इतिहास बन जाएगा जो आज की राजनीति है। और जो एक प्रकार से इतिहास में जो राजनीति है वो एक प्रकार से मान लीजिए मतलब कि जो इतिहास में चीजें बीत गई हैं वो राजनीति का एक प्रकार से इतिहास है, राजनीति शास्त्र है। जो इतिहास में राजा महाराजा का जो राजनीतिक पक्ष इतिहास का, ठीक है, वो राजनीति है। ये दोनों का बड़ा जबरदस्त संबंध है। ऐसे ही राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का संबंध है। राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का संबंध बताएं। ठीक है, समाज शास्त्र जो है एक व्यापक विषय वस्तु है, राजनीति शास्त्र एक संकुचित विषय वस्तु है। राजनीति शास्त्र केवल मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र बेटा जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। समाज के समस्त पहलू उसके अंतर्गत आ जाते हैं। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों के इन्हीं जाल की व्यवस्था को समाज कहते हैं। तो समाज बेटा आप देखते हैं राजनीतिक भी होता है समाज में, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, ऐतिहासिक, तमाम प्रकार की चीजें जो होती है, भौगोलिक, ये सब समाज के अंतर्गत शामिल है। मनुष्य का जीवन जो है वो सामाजिक, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक प्राणी भी है। किसने कहा था, अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल कौन है, यानी अरस्तु। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है और एक राजनीतिक प्राणी भी है, क्योंकि मनुष्य समाज का हिस्सा है और मनुष्य का एक पक्ष राजनीति का भी होता है। ठीक है, और वही राजनीति का जो पक्ष होता है उसी का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन समाज शास्त्र राजनीतिक पहलू, व्यवहारिक पहलू, इसके साथ साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ऐसे तमाम प्रकार के पहलुओं का अध्ययन, आर्थिक, ठीक है, भौगोलिक, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करता है समाज शास्त्र। यानी समाज शास्त्र एक बड़ी विषय वस्तु है और राजनीति शास्त्र उसी का एक अंग है। समाज शास्त्र समाज के संगठन, उसके स्वतंत्र, उसके स्वरूप, सामाजिक जीवन का विधिवत अध्ययन करता है। यह सामाजिक समुदायों तथा सामाजिक जीवन के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। राजनीति शास्त्र सामाजिक जीवन के एक अंग राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन करता है। राज्य और सरकार समाज के ही अंग होते हैं, अतः समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ हैं और उनमें आपस में गहरा संबंध भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है या हानि कह सकते हैं। ठीक है, देखिए व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसकी ज्ञान की सीमाएं, साधन, राग द्वेष, झुकाव, पक्षपात, ऐसे तत्व होते हैं जो उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित भी करते हैं। उसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है व्यवहारवादियों के द्वारा, वह भी उसके अपने मूल्यों और विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है। दूसरी बात, नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीतिज्ञों हेतु व्यवहारवाद तथा व्यवहारवादियों का उपयोग अत्यधिक सीमित हो जाता है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं अनेक तत्व महत्व रखते हैं चूंकि, लेकिन व्यवहारवादी केवल व्यवहारवाद पर ही फोकस करते हैं, ऐसे में वो सीमितता प्रदान करते हैं। इसके अलावा व्यवहारवादी वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधनों पर अत्यधिक बल देते हैं तथा ऐतिहासिक अनुभव की उपेक्षा करते हैं। इस वजह से जब चूंकि ऐतिहासिक अनुभव की उपेक्षा आप नहीं कर सकते, कितने भी व्यवहारवाद आप फॉलो कर लें, तो इस वजह से थोड़ा सा लिमिटेशन है इसकी। अगली बात है, व्यवहारवाद मानव व्यवहार का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करता है, उसका क्षेत्र क्या है, क्यों है, तक सीमित नहीं होता, जबकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र कैसा है, क्यों है, तक विस्तृत है। अतः इसके लिए हमें राजनीतिक दर्शन और इतिहास की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से व्यवहारवाद जो है कुछ चीजों को तो सम्मिलित करता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को नहीं सम्मिलित करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन कीजिए। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के बाद की विचारधारा को उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं।
व्यवहारवाद की बात की विचारधारा को क्या कहते हैं? उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है उत्तर व्यवहारवाद की? ठीक है, बिहेवियरलिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए पहली बात है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उत्तर व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद के धर्मनिरपेक्षता पर बल देकर के राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में क्या है, मूल्यों की निर्णायक भूमिका तथा महत्व को स्वीकार किया गया है, जबकि एक प्रकार से यहाँ पर उसको नहीं स्वीकार किया गया था। ठीक है, व्यवहारवाद में, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में जिन चीजों को छोड़ा उत्तर व्यवहारवाद ने, उसको उत्तर व्यवहारवाद ने शामिल कर दिया। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता यह है कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को केंद्रीय स्थिति में लाना होगा। यानी मूल्य अगर केंद्रीय स्थिति में होंगे तभी एक प्रकार से क्या होगा, सही प्रयोजन हेतु हम एक प्रकार से ज्ञान को प्रयोग कर पाएंगे। दूसरी विशेषता इसकी यह है उत्तर व्यवहारवादी की कि समस्याओं की विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता है। जो समस्या होती है उसका समाधान का विश्वसनीय एक प्रकार समाधान प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। व्यवहारवाद अमूर्त अवधारणाओं अथवा विकल्पों के साथ जुड़ गया है। अमूर्त यानी ऐसी विचारधारा जो दिखती नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी समाज की तत्कालीन समस्याओं की उपेक्षा नहीं करते, जो वर्तमान में समस्याएं उन समस्याओं का समाधान भी करते हैं और बाद की समस्याओं पर भी फोकस करते हैं, बल्कि इस बात पर भी जोर देते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य माना जाता है कि वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ाना और आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ताकि भविष्य में भी कोई संकट आए तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न, न्याय से आप क्या समझते हैं? देखिए न्याय का सर्वमान्य मापदंड है, न्याय सर्वमान्य मापदंड है। ठीक है, समानता है समाज के संपूर्ण आचार व्यवहार संबंधों आदि की अच्छाई बुराई मापने की कसौटी मानी जाती है न्याय। ठीक है, न्याय जो होता है अथवा जस्टिसिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसका मूल भाव जोड़ना अथवा लगाना, बंधन अथवा ग्रंथि। व्यापक अर्थ में न्याय को मानव व समाज के समस्त आचरणों के संबंध में देखा जाता है। संकीर्ण अर्थ में न्याय को कानून के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। मेरियम के अनुसार अगर देखें तो न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं दी जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। यानी न्याय एक प्रकार से, जैसे आपको एक प्रकार से आपके भाई 4 भाई हुआ, आपको आपके पिताजी के उसमें खेत है 10 बीघे या 16 बीघे, तो आपको अगर 4 बीघे नहीं मिल रहा है तो आपको न्याय कौन देगा? समाज देगा, न्यायालय देगा। तो वो न्याय होता है नहीं, आपको जो उचित है, उचित और अनुचित के बीच में भेद कौन करता है? न्याय के द्वारा आपको जो नहीं मिला उसको आपको दिया जाता है, जो आपको चाहिए आपसे छीन लिया गया है आपको दिया जाता है। यानी अन्याय नहीं होने दिया जाए किसी के साथ। तो न्याय वही होता है जिससे आपको आपके अधिकार की पूर्ति करवाई जाती है। दंड क्या होता है? देखिए अगर आप कुछ गलत करते हैं, कानून का खिलाफ काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, विचलित काम करते हैं जो कि समाज में नहीं करना चाहिए, या कानून के खिलाफ काम करते, तो कानून या समाज उसके खिलाफ दंड का प्रावधान करते जिससे आप वो काम दोबारा ना कर सके या कोई व्यक्ति ना कर सके। दंड की परिभाषा दीजिए। देखिए राज्य के पास अपने कानूनों को जनता पर लागू करने के लिए दमनकारी शक्ति भी होती है, उसी को एक प्रकार से दंड कहते हैं। अगर आप राज्य के कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड का मतलब दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, यह बाध्यकारी शक्ति ही दंड होती है। जब कोई व्यक्ति जो है राजाज्ञा का उल्लंघन करता है तो राज्य उसे दंड देता है। अतः जिस भय की वशीभूत मनुष्य राजाज्ञा अथवा सामाजिकता का नियमित निर्वहन करता है, उस भय का कारक ही दंड है। राज्य द्वारा प्रशासन चलाने तथा शांति और व्यवस्था व्यवस्थापित करने में दंड का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर दंड ना हो तो लोग बहुत ज्यादा अपराध करेंगे, तो अपराधियों को एक प्रकार से जो सुधारने के लिए दंड का प्रावधान जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का अर्थ बताएं। दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का अर्थ बताएं। प्रतिशोध का अर्थ क्या होता है? प्रतिकार अथवा बदला लेना, इसी को दंड कहते हैं। ठीक है, तब इसी को एक प्रकार से प्रतिशोध कहते हैं, बदला लेने को। क्योंकि व्यक्ति राजाज्ञा का पालन नहीं करता, अतः राज्य उसे प्रतिशोध की भावना से दंड देता है, उसी को प्रतिशोधात्मक दंड कहते हैं। यह सिद्धांत जैसे को तैसा और सठे साठ्यम समाचरित की मान्यता पर आधारित है। आजकल यह सिद्धांत मान्य नहीं चलता है। सठे साठ्यम समाचार का मतलब क्या होता है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसके लिए गलत व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रतिकारात्मक मतलब प्रतिशोधात्मक मतलब कि व्यक्ति जानबूझ करके जब कानून का अवज्ञा करता है, राजा की अवज्ञा करता है,
तो उसके लिए एक प्रकार से राजा भी गुस्सा में आता है और उसको बदला लेने के लिए जब एक प्रकार से वो दंड की व्यवस्था करता है तो प्रतिशोधात्मक दंड होता है। ठीक है, दंड के ऐसे कई प्रकार होते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत का स्वरूप बताओ। देखिए, दंड का आदर्शवादी स्वरूप भी होता है। दंड के आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दंड तो दिया जाना चाहिए, किंतु बदले की भावना से नहीं, यानी प्रतिशोध लेने के लिए नहीं, बस इसलिए देना जाना चाहिए दंड की मात्रा व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में हो, यानी जितना उसने अपराध किया है उसके लिए उतना ही दंड दे, उससे ज्यादा ना दे। ठीक है, यदि व्यक्ति को उसकी अनैतिक भावना के कारण से दंड नहीं दिया जाएगा तो समाज में अपराध और अनैतिकता का बोलबाला हो जाएगा। इस वजह से अब दंड देना बहुत जरूरी है, लेकिन इस मनसूबे से ना दिया जाए जिससे एक प्रकार से क्या हो कि लोगों को लगे कि बस एक प्रकार से ये राजा बदल ले रहा है, या फिर ये कानून में एक प्रकार से जो चीजें लिखी उसके अकॉर्डिंग ही दे, यानी जिस कार्य के लिए जो सजा है वही उसी सजा के तहत उसको दंड दे। ठीक है, अतः अनुपातिक दंड नैतिकता के विकास में सहायक होता है। इसी को आदर्श दंड व्यवस्था कहते हैं, जो कि उसके अपराध के अनुपात में उसको दंड दिया जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका, स्वतंत्रता का आशय स्पष्ट की। स्वतंत्रता क्या है? देखिए, स्वतंत्रता व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होता है। यह अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, यह कहना पर्याप्त समीचीन नहीं होगा कि स्वतंत्रता मनुष्य का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को प्रदत्त स्वतंत्रता ही उसके विकास का आधार है। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो आप शायद उतना विकास नहीं कर पाएंगे। आपको अगर दबा करके रखा जाएगा तो आप दब्बू बन करके रह जाएंगे। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास की एक साधन के रूप में काम करती है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति सदैव उद्यत रहना चाहिए व्यक्ति को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई? प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, औचित्य पूर्णता किसे कहते हैं? औचित्य पूर्णता शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है लेजिटिमेसी, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है वैधानिक, कानूनी से लगाया जाता है। सिसरो नाम के एक विद्वान है, उन्होंने लिखा, उन्होंने लेजिटिमम शब्द का प्रयोग विधि द्वारा मान्य शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है। कुछ समय के पश्चात इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता और संवैधानिक नियमों के लिए किया जाने लगा। प्लेटो ने लिखा कि औचित्यपूर्ण न्याय प्रत्येक के लिए आवश्यक होता है, यानी औचित्यपूर्ण जितना उसने काम किया है तो न्याय व्यक्ति को जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए। लॉक कहते हैं कि समझौता तथा सहमति के द्वारा औचित्य पूर्णता के विचार को सही किया जाना चाहिए। आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में मैक्स वेबर जो सत्ता की अवधारणा देता है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। उसने लिखा कि औचित्य पूर्णता विश्वास की शक्ति पर आधारित होता है। किसकी शक्ति पर? विश्वास की शक्ति पर आधारित होता है। औचित्य पूर्णता एक विशिष्ट प्रकार का सिद्धांत या विचार होता है। एक विशिष्ट प्रकार का सिद्धांत या विचार औचित्य पूर्णता होता है, विचार नियम होता है। इसका मतलब यह होता है औचित्य पूर्णता का कि जनता या उसका बड़ा भाग जनता का इस बात को स्वीकार करे कि राजनीतिक पद के ग्रहण करने या शक्ति के प्रयोग करने का अवसर सामान्य स्वीकृत नियमों तथा क्रिया विधियों पर आधारित है कि नहीं है। यानी जो शक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं, जो एक प्रकार से जिस पद है उस पद की गरिमा जो है उस गरिमा पर हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, इसी की जांच करना ही औचित्य पूर्णता कहलाती है। उसी को समझना कि भाई वो उस चीज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। औचित्यपूर्ण संकट या औचित्य पूर्णता संकट के प्रमुख कारण क्या है? देखिए, औचित्य पूर्णता संकट के प्रमुख कारण कई सारे। पहला कारण है नई परिस्थितियां। देखिए, परिवर्तनशीलता के आधार पर यद्यपि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है, नागरिकों की मनोवृत्ति, आस्था, विश्वास, आदर्श, इन सभी में परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से प्राचीन मूल्यों और विश्वासों को चुनौती मिलती है। यदि राजनीतिक प्रणाली इसके अनुसार अपने को नहीं ढाल पाती है तो औचित्य पूर्णता का संकट पैदा हो सकता है। दूसरी बात यह कि परंपरागत समूहों और संस्थाओं के स्तर को चुनौती नई परिस्थितियों के कारण से संभव हो पाती है। परिवर्तित परिस्थितियों से परंपरागत समूहों और संस्थाओं के स्तर तथा सम्मान को धक्का पहुंचता है, इसलिए ये नए परिवर्तनों का विरोध करते हैं।
जिसके कारण से राजनीतिक प्रणाली की औचित्यपूर्णता को संकट पैदा होती है। तीसरा वजह कारण यह है कि राजनीतिकता में नए समूहों का प्रवेश हो जाता तो भी औचित्यपूर्णता को संकट होता है। बदलते परिवर्तन के साथ साथ समाज में नए नए समूहों का जन्म होता है जो शासन में भागीदारी चाहते हैं, ये अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाना चाहते हैं। इन समूहों के साथ सामंजस्य पैदा करना भी संकट की स्थिति होती है। और चौथी बात यह है औचित्यपूर्णता का संकट ये कि जनता की राजनीतिक प्रणाली से अधिक आकांक्षाएं हो जाती हैं। जब जनता अपने शासन वर्ग से अत्यधिक आशाएं रखती है कि हमको ये चीजें मिलेंगी लेकिन वो नहीं मिलती हैं, आकांक्षाएं लगा लेती है और वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तब भी औचित्यपूर्णता का संकट पैदा हो जाता है कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है तब भी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन से अधिकार की परिभाषा दीजिए। अधिकार किसे कहते हैं? देखिए, अधिकार की परिभाषा दीजिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। जब तक आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। अन्य शब्दों में कहें तो अधिकार मनुष्य की वह उचित मांग होती है जिसके अभाव में यानी कमी में वह विभिन्न सिचुएशन में, परिस्थितियों में अपने सामाजिक जीवन का पूरा विकास नहीं कर पाएगा अगर उसको जो है उसका अधिकार ना दिया जाए तो। यानी अधिकार के द्वारा ही वो अपना जीवन का संपूर्ण विकास कर पाता है, चौमुखी विकास कर पाता है। अगला प्रश्न है अधिकार संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। देखिए, नागरिकों के अधिकारों की प्रवृत्ति और रूप के बारे में सिद्धांत प्रचलित है। उनमें मुख्य रूप इस प्रकार से है। पहला है अधिकारों का प्राकृतिक यानी नैसर्गिक सिद्धांत, जो प्रकृति के द्वारा सभी को मिला हुआ है बेसिकली। ठीक है, जीने का अधिकार हो गया, खाने का अधिकार हो गया, ये सब प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरली अधिकार है जो सभी को प्राप्त है। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत जो कानून आपको प्रदान करता है। ऐतिहासिक सिद्धांत जो इतिहास में कई राजाओं ने दिया हुआ था उसको हम देखते हैं। इसके अलावा अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत ताकि समाज का कल्याण हो ऐसा सिद्धांत। इसके अलावा अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो कि मान्य है, जो कि सर्वमान्य है, सभी बड़े बड़े देश जिसको मान रहे हैं। ठीक है, ऐसे अधिकार, ऐसे ये सब चीजें होती हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है मानवाधिकार का अर्थ बताइए। मानवाधिकार का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं तथा सुविधाएं हैं जिनके अभाव में यानी कमी में कोई भी व्यक्ति अपना समुचित विकास नहीं कर पाता है। अधिकारों के प्राप्त होने से नागरिकों के चौमुखी विकास का मार्ग खुल जाता है। जब मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक दशाएं यानी आवश्यक सिचुएशन और सुविधाएं मिल जाती हैं, राज्य के द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, तो वे मानवाधिकार का रूप धारण कर लेती है। यानी राज्य जब मानव मनुष्य के अधिकारों को स्वीकार कर लेता है तो मानवाधिकार कहे जाते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों या दशाओं या सुविधाओं से होता है जिनमें मानव का सर्वोच्च कल्याण और निहित होता है। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि अधिकार राज्य की आधारशिला है। ये वे गुण होते हैं जो राज्य शक्ति के प्रयोग को नैतिक रूप देते हैं, एक मोरल एक प्रकार से स्ट्रक्चर देते हैं। ये प्राकृतिक अधिकार इस अर्थ में है कि अच्छे जीवन के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक है। नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा उनके जीवन के लिए या उनके जीवन के उत्थान और कल्याण हेतु अनेक राष्ट्रों के संविधानों में मूल अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। जैसे भारतीय संविधान में आप देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो कि दिए गए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार के द्वारा किए गए 3 प्रयास बताएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए तमाम प्रकार के दृष्टि से महिला कल्याण संबंधित तमाम सारे कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनका वर्णन निम्नांकित रूप से किया जा सकता है। पहली बात तो ये, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग महिलाओं से संबंधित है। स्पष्ट है कि इतने विशाल भाग की उपेक्षा करना असंभव है, यानी कि इसको छोड़ देना, केवल पुरुष समाज की विकास पर ध्यान देना, वो किसी भी सरकार के लिए उपयोगी नहीं होगा। सन 1971 में देश की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने तथा उनमें सुधार करने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया, जिसने सन 1975 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 4 साल के बाद में। इस समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक महिला कल्याण कार्यक्रम चालू किए, जो कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जाने जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम जो है किया गया सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, वो ये काम था कि महिलाओं को पुरुषों के ही समान वेतन प्राप्त कराने की व्यवस्था, ताकि जितना पुरुष को वेतन मिलता है उतना महिलाओं को भी मिले। उसके लिए सरकार के द्वारा सन 1979 में समान वेतन अधिनियम पारित किया गया, ताकि स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार किया जा सके। ठीक है। तीसरी व्यवस्था ये की गई कि स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार के द्वारा 1961 से 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियमों को पारित किया गया। ऐसे ही लगातार महिलाओं की स्थिति के लिए तमाम प्रकार की चीजें की जा रही सरकार के द्वारा। ऐसे तमाम प्रकार के योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए चलाई गई है, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप देखते हैं कार्यपालिका, इस शासन के अंतर्गत जो होती है कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर के मंत्रिमंडल या कैबिनेट नामक एक समिति में निहित होती है। भारत जैसे देश में आप देखते हैं यही व्यवस्था विद्यमान है। ठीक है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन कहते हैं। प्रोफेसर गेटल कहते हैं कि संसदात्मक शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर मंत्रिमंडल, पूरा प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद में आकर के उनको जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका के प्रायः 2 सदन होते हैं। पहला होता है 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अतः मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में भी होता है, जिससे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है और जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जिससे लोकसभा। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण से इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। किसको? संसदात्मक शासन व्यवस्था को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख आधार बताइए। देखिए, राजनीतिक संस्कृति को ठीक प्रकार से समझने के लिए उसकी प्रकृति का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति के आधार निम्नलिखित है। पहला आधार है, प्रत्येक देश में प्रत्येक ऐतिहासिक काल में कोई राजनीतिक संस्कृति प्रचलित रहती है। कुछ देशों में शताब्दियों तक राजतंत्र का वैभव रहता है। ऐसे देशों में एकाएक जनतंत्र की स्थापना असंभव सी हो जाती है। दूसरी बात, भौगोलिक कारक भी राजनीतिक संस्कृति को सुदृढ़ स्थान देने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तीसरी बात, राजनीतिक संस्कृति के बारे में A.R. बाल का कहना है कि एक अधिकांश नगरीय औद्योगिक समाज एक अधिक जटिल समाज होता है जो एक तीव्र संदेश वाहन पर विशेष बल देता है। ग्रामीण समाज परिवर्तन और आविष्कार के लिए तत्पर नहीं होते और अधिकाधिक कृषक जनसंख्या वाले राज्य अधिक रूढ़िवादी होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताइए। देखिए, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की तरह ही राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से हस्तांतरित होती है, इसलिए यह संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण उपागम है। राजनीतिक संस्कृति वह धारणा होती है जिसका विकास यथार्थ व्यवहार और औपचारिक संस्थागत व्यवस्थाओं के बीच संबंध को सहायता देने के लिए हुआ है। इस प्रकार यह सीखा हुआ राजनीतिक व्यवहार होता है जो समूहों या व्यक्तियों में सामाजिक परिवर्तन या कोई नई सिचुएशन के एकदम से अनुकूल बनने की एक प्रक्रिया में उत्पन्न या निर्मित हो सकता है। तो राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल जो कल्चर होता है वो यही होता है। प्रमुख विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से राजनीतिक संस्कृति की परिभाषाओं को दिया है। जैसे आलमंड और पबेल या आमंड और पबेल या आलमंड और पबेल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरणों के प्रतिमान है। सिडनी बर्बा कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में अनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था सन्निहित होती है, मिली हुई होती है, जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है।
जिससे राजनीतिक क्रिया संपन्न करी जाती है। ये परिभाषा राजनीति संस्कृति की है कि अनुभाविक विश्वासों के द्वारा अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था, वह व्यवस्था सन्निहित, मतलब कि मूल्यों की वह व्यवस्था सन्निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिससे राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। तो राजनीतिक क्रिया को संपन्न होने के लिए जो एक प्रकार संपन्न करवाती है वो चीजें इसमें शामिल होती हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, राजनीतिक सहभागिता के दो साधनों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक सहभागिता क्या होती है बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, राजनीतिक सहभागिता के दो प्रमुख साधन निम्न प्रकार के हैं। पहला साधन है चुनाव का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, और दूसरा है जन साधारण की भूमिका, रोल ऑफ कॉमन मॉसेस। राजनीतिक सहभागिता के दो साधन कौन कौन से? पहला साधन है चुनाव का महत्व। निर्वाचन में या निर्वाचन से जनता को अपने शासनकर्ता यानी जो शासन कर रहे लोग हैं उनको चुनने और उनको हटाने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि जनता है उसको यह अधिकार है कि वह एक प्रकार से चुनाव के माध्यम से अपने एक प्रकार से जो नेता है उनको हटा भी सकता है, उनको नए नेता को चुनाव भी सकता है। चुनने और हटाने का अधिकार के शासकों को नियंत्रण, मतलब कि इससे क्या होता है, शासक नियंत्रण में रहता है, तानाशाह नहीं हो पाता है, उनकी नीतियों पर निषेधाधिकारों का भी प्रयोग करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। शासन क्रिया में सहभागिता शासकों पर नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा ही व्यवहारिक रूप प्राप्त कर पाती है। और दूसरा होता है राजनीतिक सहभागिता के अलग साधनों में, दूसरा साधन होता है राजनीतिक सहभागिता में जन साधारण की भूमिका, रोल ऑफ कॉमन मॉस। शासन प्रक्रिया में कुछ अपवादों को छोड़ करके केवल अभिजन ही सम्मिलित होते हैं। अभिजन माने कुछ बड़े लोग जो, या फिर जो नेता मंत्री होते वो। जन साधारण को शासन क्रिया में भागीदार बनाने का काम कम अवसर ही प्राप्त होता है जिसमें जनता शामिल होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही बेसिकली संसद में बैठते हैं, वही कानून बनाते हैं। उन्हें जनमत संग्रह, लोक निर्णय, प्रतिनिधित्व व्यवस्था में सक्रिय सहयोग के कुछ अवसर प्राप्त होते हैं, सारे अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। ये सब चीजें जो है उसमें होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को एक प्रकार से समझ में आया हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपीज फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, संस्कृत, हिंदी, ठीक है, सभी का आपको मिलेगा। को करिकुलर से लेकर के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। मात्र 100 रुपए फीस। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस के इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप फटाफट से एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है? आपके लिए व्यवस्था कर दी गई भाई, सभी सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्लास की, ठीक है। इसके अलावा उन सभी की पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ जो होगी आपकी वो एक प्रकार से एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस के आंसर भी, यानी कि आंसर भी उसके साथ ही में होंगे, यानी कि आंसर विथ आंसर आपके लिए व्यवस्था कर दी गई एमसीक्यूज की। इसके अलावा लिखित का भी आपका क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के आंसर भी नीचे लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि आज आप देख रहे होंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन पेपर जो आपकी साल के हैं वो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको ग्रुप में मिलेंगे। सभी का आपको व्यवस्थित कर दिया जाएगा, सबको मिलेगा। इसके अलावा आप अगर जो है अभी जो है 100 रुपए फीस लग रही है सेकंड सेमेस्टर की, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हमको थर्ड सेमेस्टर में भी जुड़ना है इसी समय, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन जो कर लेंगे सेकंड के साथ में, उनके लिए 50 रुपए की छूट है। थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन अगर अलग से लेंगे तो 100 रुपए लगेगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन अभी व्यवस्था क्या है भाई, अभी एक प्रकार से अगर एडमिशन करना चाहते हो तो 100 रुपए आप देकर के एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में भी करवा सकते हैं। लेकिन थर्ड सेमेस्टर का अभी क्लास शुरू नहीं है, क्लास शुरू होगा वो जब सेकंड का पेपर हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं दोनों का साथ कि हमको सेकंड का भी पेपर हो रहा है तो उसके लिए मटेरियल मिल जाए अच्छे खासे, ये क्रैश कोर्स मिल जाए और थर्ड का पूरा कोर्स मिल जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मात्र और मात्र हमारे पास 150 रुपए सेंड करने पड़ेंगे। यानी कि 150 रुपए में सेकंड का भी और थर्ड का, दोनों तीनों का सभी सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। मात्र 150 रुपए में, यानी 50 रुपए की यहाँ पर छूट होगी, लेकिन बाद में जुड़ेंगे तो आपका 100 रुपए पड़ेगा। एक साल लेंगे तो आपका 150 रुपए ही पड़ेगा। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए, 150 रुपए खर्च करके भी आप आसानी से तमाम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो है अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होता है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव वाले जो चीजें होती है वो भी मिल जाते हैं, को करिकुलर मिल जाता है, ठीक है। और आपको लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, जो कि अभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अगर इन सभी सब्जेक्ट की सीरीज या पीडीएफ या उसको खरीदते हैं, क्या नाम है,
किताब उताब लेंगे तो आपको बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो जो जैसे बच्चे जो किताब खरीदते हैं, खरीद उसको पढ़ने में टाइम नहीं पाते हैं, किताब आप ले सकते हो, आपका मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, किताब आप ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको नहीं मतलब कि आपको पढ़ना है, विस्तार से चीजों को जानना है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। लाइव क्लास की लिंक, लाइव क्लास होगा, वीडियो होगा, पीडीएफ उसका मिलेगा, जो क्लास होगी उस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो आपके लिए बड़ा बेहतर प्लेटफॉर्म शुक्ला एटी पॉइंट है, जो कि आपके लिए इतना बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है, धन्यवाद। और केवल 100 रुपए आप एक बार मार्केट में निकल जाओगे तो 100 रुपए आपके इधर उधर कब खर्च होते पता नहीं चलता है। तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी कमेंट करके ना करें, या फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐसा ना करें कि 100 रुपए गुरुजी हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, या फिर ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आप करते हैं कि गुरुजी को मूर्ख बना देंगे, गुरुजी वहां से कैसे जान पाएंगे हम गरीब हैं कि नहीं है। 100 रुपए के लिए आप गरीब नहीं हो सकते, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि 100 रुपए आपके लिए मेरे हिसाब से, इस समय के हिसाब से कुछ नहीं। 100 रुपए सभी के पास होगा। अगर आप 3000 रुपए का एडमिशन करवा के बीए में पढ़ रहे हो, आप 10,000 का फोन चला रहे हो, तो आपके पास 100 रुपए भी होंगे। आप 250 का रिचार्ज करवा रहे हो तो आपके पास 100 रुपए होंगे। और इसको लेकर के मेरे पास जो है ये एसएमएस मत कीजिएगा इस व्हाट्सएप पे कि गुरुजी हमको फ्री में ऐड कर लीजिए, जब मैंने इतनी सस्ती फीस कर दी है। और अगर आपको फ्री में पढ़ना तो यूट्यूब पर भी हमारे पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में सारी चीजें अवेलेबल है, वीडियोस फ्री में है, बट पीडीएफ के अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अलग सुविधा लेना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए एक प्रकार से मुझसे कोई शिकायत या शिकवा मत कीजिएगा, ये बात मैं फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि वो बार बार मैं जो है व्हाट्सएप पे कितनी देर तक आपके लिए चैटिंग देखूंगा, आपसे कितना देर मैं बातचीत करूंगा, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।